पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहां पर आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट कभी काम करना चाहते थे, उनको इस तरह से प्रधानमंत्री जी के ठीक उनके पैरों के नीचे, उनके बगल में, उनके संसदीय क्षेत्र में जी। चिराग तले अंधेरे की तरह खत्म किया जा रहा है। और बार बार मैं अपने सांसद प्रधानमंत्री महोदय जी को ये चीजें बता रहा हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी 12 दिन से मैं आमरण अनशन पे हूँ, 2 बार इस बीच में बनारस आ चुके, लेकिन 5 मिनट मैंने मिलने का समय मांगा, उन्होंने 5 मिनट का समय मुझे नहीं दिया। मिले उन्हीं लोगों से जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दें, मेरी भी सुने। चुनाव का समय है, पक्ष और विपक्ष, दुख की बात है कि ना तो पक्ष के लिए एक मुद्दा है और ना ही विपक्ष के लिए यह कोई मुद्दा है। सरकार खुद कह रही है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जिससे वो जीवन यापन कर पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जी। यानी कि एक तरफ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, विकास ऊपर ही अटक जाता है और गरीबी जो है वो नीचे में घूमती रहती है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बनारस को क्योटो बनाएंगे और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक डॉक्टर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन टीवी आवाज अखबार बढ़ाए। की कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे साथ हैं खास मेहमान, बीएचयू आवाज यूनिवर्सिटी के बढ़ाए। सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर जी। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर धरने पे बैठने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, आप लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। क्या वजह हुई कि आपको हॉस्पिटल के चैम्बर से निकलकर आपको सड़कों पर बैठना पड़ा? अभी तो हॉस्पिटल के चैम्बर में ही सड़कों पर बैठने जा रहा था धरना, जहां पर कि उन्होंने धरना नहीं देने दिया। जी। और जो बीएचयू प्रशासन है, जो यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं और बाहर के जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी सड़कों पर धरना नहीं देने दिया। तो मजबूरन मुझे अपने ही चैम्बर में बैठ के ही धरना देना पड़ रहा है। जी। और वजह जो आपने पूछी, वजह तीन है। एक जो वजह है वो पूरे देश के लिए है, दूसरी वजह जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है, और तीसरी जो वजह है वो हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। जी। जो पूरे देश के लिए वजह है वो है कि पिछले 1.5 दशकों से हम लोग लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। और इसके तहत हम लोग ये चौथा आमरण अनशन कर रहे हैं। इससे पहले सबसे पहला आंदोलन 15 दिनों तक के लिए हमने आमरण अनशन किया था, जिसमें कि मुझे पद से मरीजों के लिए, आम जनता के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, इलाज की सुविधाएं मांगने के लिए 14 महीने सस्पेंड कर दिया गया था, ऐसे जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, जी। आतंकवादी हूँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसके लिए कि मुझे उस समय सजा दी गई थी और 14 महीने तक सजा को झेला मैंने। लेकिन उसके बाद आने के बाद भी लगातार निरंतर मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, इसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा लड़ रहा हूँ ये समझने की बात है। जी। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये एक ऐसा अकेला अनूठा प्रयास है। अगर इस देश में, इस देश के राजनीतिज्ञ, नीतिकार अगर इसको मान ले और अपनी नीतियों में इनको अपना ले, तो हर साल इस देश में 5 करोड़ लोग गरीब होने से बच जाएंगे। यानी आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हर साल आप इस देश के 5 करोड़ आदमी को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे। जी। और अगर ये आप 10 सालों तक लागू करते हैं तो इस देश में कोई भी गरीब जो आधिकारिक आंकड़ों में है वो बचेगा नहीं। जी। इसीलिए बार बार अपनी जान को जोखिम में डालकर मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, अपने नौकरी को अपने दांव पर डालकर आमरण अनशन कर रहा हूँ। लेकिन जिनके लिए कर रहा हूँ उनको ये पता नहीं है कि ये किस तरह से उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। जी। और उसी तरह शिक्षा के मौलिक अधिकार, वो कैसे उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। क्योंकि अभी जो चुनाव का समय है, पक्ष और विपक्ष, जी। दुख की बात है कि ना तो पक्ष के लिए एक मुद्दा है और ना ही विपक्ष के लिए यह कोई मुद्दा है, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जी। इसीलिए ये वो समय है जब मैं इन दोनों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को, मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि आप इसको मुद्दा बनाएं। अब विकास की दो तरह की नीतियां होती है। जी। एक
जहां विकास कुछ लोगों की होती है और ज्यादातर शोषित और गुलाम होते हैं। दूसरा विकास जहां लगभग सभी लोगों का विकास होता है और कुछ लोगों का उससे कम ज्यादा विकास होता है, वो उनकी प्रतिभा, अपनी मेहनत, उसके आधार से होता है। जी। तो हमको किस तरह के विकास मॉडल को अपनाना चाहिए? क्रोनी कैपिटलिस्टिक यानी पूंजीवादी, भ्रष्टाचारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विचार या सिद्धांत, जिसमें कि 10-20 पूंजीपति पैदा लेते हैं और वो देश की लगभग सभी संपदाओं को अपने अधीन कर लेते हैं, और बाकी लोग, यानी ये तो अभी आंकड़े हैं, सरकार खुद कह रही है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूं जिससे वो जीवन यापन कर पा रहे हैं। जी। यानी कि एक तरफ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्यक आबादी या लगभग ज्यादातर आबादी को गरीब, अति गरीब बनाने की रेस में जुटे हुए हैं। और वैसे भी ये बहुत ही लाजमी है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 90 रुपया 5 आदमी के पास है, तो बाकी के 95 आदमी के लिए तो फिर 10 रुपए ही बचे हैं और उसमें जीना उनके लिए मुश्किल होगा ही होगा। जी। तो इसलिए ये जो विकास मॉडल है, इसमें क्या होता है कि नेता जो है वो भ्रष्टाचारी पूंजीवाद पैदा करते हैं और भ्रष्टाचारी पूंजीवाद जो है नेताजी को पैदा करते हैं। और ये जो विकास का एक सर्कल है, जलेबी की तरह ऊपर पे घूमता रहता है, उसका जी। कोई भी बूंद, जैसे ऊपर में मेघ तो है लेकिन बारिश नहीं बरसती इससे, और जी। किसी को पानी नहीं मिलता, विकास ऊपर ही अटक जाता है और गरीबी जो है वो नीचे में घूमती रहती है। इसको कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप, यानी कि गरीब अमीरी के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ता, फिर पीछे घिसता, और आगे पीछे की ये रेस उसके जीवन में चलती आई है सदियों से। और उसी में ये बहुसंख्यक आबादी जो है इस रेस में आधी इधर उधर फिसला फिसली के रेस में है। तो इसको बाहर निकालने का जो असली मॉडल है, वो मॉडल है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार। इस स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार क्या करता है? जैसे मान लिया जाए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार अगर दे दिया जाता है तो क्या होगा? जी। हम अगर इस देश के हम अगर इस देश के 90 या 95% आबादी की बात करें, तो वो आबादी अपने पूरे जीवन भर में अगर ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाता है तो उनकी सेविंग 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। 90-95% की बात कर रहा हूँ, 5-10% उनसे ज्यादा सेविंग करते हैं और उनके पास उनसे ज्यादा पैसे हैं। लेकिन मैं 90-95% को पहले करता हूँ, जो गरीब है और जिनकी सबसे ज्यादा समस्या है, जी। वो अपने जीवन भर में ये बचत करने के लिए अपनी आयु के लगभग ज्यादा समय जी जाते हैं, यानी 50-60 साल की आयु लग जाती है ये 5 लाख की बचत करने के लिए। उनको जीवन भर की एक एक पाई पेट काट के जो जमा किया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि अपनी आपकी समाज की थोड़ी बेहतरी। लेकिन उस समय जब वो 50-60 की आयु में होते हैं तो उनके पास 3 समस्या खड़ी होती है। एक है, आप खुद एक बिटिया हैं और उनके पिताजी के पास बिटिया होती हैं, अब उनकी शादी करनी है। जी। हमारे यहाँ डॉरी प्रथा है, वहां पर पैसे देना है, उसमें वो काम करना है। दूसरा है कि बेटा है, वो भी जवान हो गया है, नौकरी कहीं है नहीं और टेक्निकल एजुकेशन है नहीं कि वो स्वावलंबन पैदा करे। वो जी। एक डिग्री ले ली है जिसका जो जो कूड़े के बराबर है, और उसके लिए भी अब कोई न कोई आगे जीवन कैसे जिएगा उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है। जी। और उसी समय वो हो जाते हैं बीमार, क्योंकि 50-60 की आयु जो है अक्सर उस समय आते आते ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां जो है आजकल पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एरा में तो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है वो। तो इसकी वजह से एक बार उनको अब हार्ट अटैक हो गया या कोई भी गंभीर बीमारी हो गई, आप 2 तरह के अस्पताल में जा सकते हैं। हमारे यहाँ 2 व्यवस्था है, ये सरकारी व्यवस्था जहाँ की 15% लोग इलाज करवाते हैं अपना, और बाकी के प्राइवेट या निजी व्यवस्था जहाँ के आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर से आप इलाज करते हैं, यानी अपने पैसों से अपना खुद का इलाज करते हैं, यानी निजी अस्पतालों में आप जाते हैं। अगर निजी अस्पतालों में चले जाएं तो आपका या हर व्यक्ति का ये व्यक्तिगत अनुभव होगा कि 5 दिन अस्पताल में रहे तो 5 लाख गए। जी। यानी जीवन भर की जो कमाई आपने जो भी आपने सेविंग की थी, 90 से 95% लोग अपने विकास की सीढ़ी में जो 5 कदम आगे बढ़ाए थे, फिर से फिसल कर जीरो। जी। अस्पताल से निकले तो अब 3 समस्या फिर खड़ी है, बेटी की शादी अब करनी है, पैसे है नहीं, दवा भी खानी है और बेटों को फिर रोजगार भी देना है। ये है पॉवर्टी ट्रैप। ये इसी में फंस के हर आदमी विकास में आगे जाता है और पीछे जाता है, और ये पॉवर्टी ट्रैक में घूमता रहता है जिससे वो कभी निकल नहीं पाता। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी लड़ाई में लड़ रहा है। और
इसीलिए अगर इसमें हम ये कर दें कि वो बंदा 95% 90% जो व्यक्ति है, अगर उनको हार्ट या इलाज या बीमारी से कोई संबंधित तकलीफ हुई, वो अस्पताल जाता है, अपना आई कार्ड दिखाता है और उनको सरकारी अस्पतालों में भर्ती से लेकर छुट्टी तक के, चाहे जांच इलाज जो भी ऑपरेशन जो भी हो, उनको मिल जाता है और वो अच्छी चिकित्सा सेवा लेकर घर वापस लौट जाता है, तो आप सीधे तौर पर उनके 5 लाख तो कम से कम बचा ही दिए। यानी उनके जीवन में जो 5 लाख अपनी कमाई बचेगी, उससे वो बिटिया की शादी करेंगे, बेटों को कोई न कोई रहने नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कोई अवसर दे देंगे, जिससे उनकी समृद्धि 5 लाख से आगे के स्टेप में बढ़ेगी। जी, ये तो ये डॉक्टर आपने पॉवर्टी ट्रैप के बारे में बताया, आपने गंभीर आरोप प्रशासन के कुलपति पर भी लगाया है, तो बस उस पर आ रहा हूँ, बस 2 मिनट और शिक्षा के बारे में बता देता हूँ, तब फिर मैं इधर आऊंगा। जी जी जी। दूसरा, क्योंकि ये समाज के निर्माण की प्रक्रिया है, विकास कैसे होगा, ये देश में 90% 95% जो गरीबी के ट्रैप में फंसा है, जब तक वो जमीन से पॉलिसी में ऊपर नहीं आएंगे, चुनाव का समय है, अगर पक्ष विपक्ष के नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आएगी कि क्यों स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार होने चाहिए, तो इसको लागू करने के लिए आपको टोटल बजट के, यानी कि टैक्स पेयर के 10% जो पैसा है, वो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए खर्च किए जाने चाहिए, और 10% हिस्सा जो है वो शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए होनी चाहिए। अब शिक्षा के मौलिक अधिकार कहने को तो आज लागू है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार, लेकिन वो करता क्या है? 9वीं पास कराता है आपको, या 14 साल की आयु तक वो मिलता है। 9वीं पास से एक आप नौकर बन सकते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ लिखने पढ़ने लायक, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो आपको आत्मनिर्भरता नहीं, गुलामी पैदा करता है। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा वो चाहिए कि कोई भी बच्चा जब पढ़ने लायक हो तो किसी भी स्कूल में जाए, वो अपनी पूरी पढ़ाई करे जीवन भर की, और जब जितना चाहे उतना पढ़े, और उसके बाद जब वो निकले तो एक तकनीकी शिक्षा, एक मानव पूंजी बनकर निकले, जो अपने लिए खुद से जीवन जीने का और कमाने का रोजगार और हिस्सा जनित कर दे, क्योंकि नौकरियां हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती है, ये समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सामाजिक न्याय की बात आपने सुना होगा। सामाजिक न्याय में एक है रिजर्वेशन और दूसरा है कि प्रॉब्लम करेक्शन। जैसे एक आदमी को अगर मलेरिया हो जाए और उनको बुखार आ रहा हो, मैं अगर कालपोल की दवा, बुखार कम करने वाली दवा खिला दे, तो उससे बुखार तो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी बनी रहेगी और उससे मरीज की जान चली जाएगी। उसी तरह जो कमजोर वर्ग है इस देश का 90%, वो आरक्षण से वो कालपुल की तरह काम करेगा कि आपका प्रतिनिधित्व तो कुछ दिन के लिए निर्धारित करेगा, लेकिन वो बीमारी वो जो पॉवर्टी ट्रैप और उसमें जो आप फंसे हैं, उससे आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा, यानी रूट से काउज को करेक्शन नहीं करेगा। यानी सामाजिक न्याय अगर इस देश में चाहिए तो सामाजिक न्याय का रास्ता आरक्षण क्षणिक इलाज है, असली इलाज है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, जो आपको मानव पूंजी बनाता है, हर वर्गों को एक मानव पूंजी बनाता है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? ये समाज निर्माण की नई प्रक्रिया है, और इसमें कोई भी पार्टी अगर जब तक इसमें भागीदारी नहीं करता है, हमारा समाज, बहुसंख्यक समाज हमेशा कमजोर, लाचार, बीमार और मजबूर और पॉवर्टी ट्रैप में फंसा रहेगा। तो इससे निकालने के लिए हर वो गरीब मजलूम आदमी को हमारे इस मुहिम से जुड़ना होगा, तब जाकर उनको अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को, अगर उसको गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और ये जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति पाना है, अगले जनरेशन को उससे आगे निकालना है, तो ये मास मूवमेंट होना चाहिए। और इस देश के हर नागरिकों को इस मूवमेंट के लिए अपने नेता, चाहे पक्ष और विपक्ष, जाति धर्म से ऊपर उठकर पूछना चाहिए और मांगना चाहिए। दूसरी जो मेरी समस्या है, अब आप जो पूछ रहे थे बीएचयू से क्या समस्या है, बीएचयू में 2 हिस्सा है, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और दूसरा है रेस्ट ऑफ द बीएचयू। अब रेस्ट ऑफ द बीएचयू में क्या परेशानी है वो मैं बताता हूँ। बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति जी हैं, वो गुजरात से आए हैं और वहाँ वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले डायरेक्टर रहे हैं, काफी समय तक रहे हैं, और उनकी जो अवधारणा है वो पहले वाले विकास जो बताया, विकास ऊपर में घूमता है, जो बारिश पैसा पैदा नहीं देता और जो निजीकरण में विश्वास करता है, जो सरकारी संस्थाओं को बेचकर और उसको कमजोर करके खत्म करने में विश्वास करता है, ताकि कोई भी कमजोर वर्ग का बच्चा जो है कम पैसे में पढ़कर आगे चुनौती पेश न कर पड़े और कर पाए, और उसको बोले कि वो जन्म से ही निकम्मा होता है, वो जन्म से ही अज्ञानी होता है और जीवन भर अज्ञानी रहता है।
इसको बनाए रखने के लिए जो शिक्षण संस्थान है, जो चाहे देश भर की जितनी भी मजबूत संस्थाएं हैं जो आपको इंपावर करता है, उसको खत्म करने के निजी हाथों में देना चाहते हैं, ताकि गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा कोई आगे की शिक्षा ग्रहण ही ना कर पाए, और फिर रेस जो है वो अकेले दौड़ कर जीत ले। उसके लिए इन्होंने क्या किया, दो तीन चीजें की। एक तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो यहाँ कानून खत्म कर दिया। अब बीएचयू कोई कानून से नहीं चलता, उसके लिए कुलपति जी निर्धारित करते हैं कि जो उनके मुंह में आ जाएगा वो कानून है। आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। जैसे हिटलर कहते थे कि मैं ही कानून हूँ, मैं ही संविधान हूँ, और मैं ही जो कहूंगा वही होगा। तो वही यहाँ चल रहा है। उन्होंने सबसे आते हुए क्या क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया जानबूझकर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, नाम ही एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज है। इसकी जो भी काम करना है, कार्यकारी समिति है, उसके द्वारा ही सारे बीएचयू के कार्य उनके संविधान के हिसाब से होता है। इन्होंने जानबूझकर उसका निर्माण नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे घोड़ा कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर लगाम लगे, वैसे ही जो बीएचयू में कुलपति पद है उसके ऊपर लगाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यानी घोड़ा ने लगाम को खा लिया ताकि घास चरने में आसानी हो। और घास कहाँ से आई थी? तो मैंने जो पहले स्वास्थ्य और शिक्षा के लगातार 1.5 दशकों से आंदोलन कर रहा था, उसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1,000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर दिया गया, और 1,000 करोड़ जो मेडिकल साइंस है उसके लिए दिया गया, एम्पावरमेंट के लिए। उस पैसों का अपने जिनको भी वो चाहते हैं, जैसे नियुक्तियां क्या करना, आपको मन हुआ तुरंत रख लिया, कितनी सैलरी देना है खुद निर्धारित कर दिया, उसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं फॉलो करते हैं। ना ही एडवर्टीजमेंट, ना ही रिक्रूटमेंट, ना ही उसका स्क्रूटनी, ना ही कोई योग्यता। जिसको जितना मन हुआ, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख। अब उनके आसपास में क्या लेन देन है ये नहीं पता, कौन सी उनकी रिश्तेदारी ये नहीं पता। ऐसे 60-70 पदों पर उन्होंने जिम्मेदार लोगों को अपने मन से ऐसे पदों पर नियुक्त किया जो बीएचयू के संविधान में पद ही नहीं है वो। जैसे हम लोग असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे पद होते हैं ना, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ऐसे कोई भी पद पर नहीं। इनके अलावा अपने मनगढ़ंत पद पर उन्होंने नियुक्त कर दिया, मनगढ़ंत सैलरी दे दी, और ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होने नहीं देता, तो इसलिए उसको ही खत्म कर दिया। तो ये जो 1,000 करोड़ आया, उसकी बंदर बांट करके सारा पैसे खा पका गए। उसके बाद स्थिति यहाँ आ गई है कि अब विश्वविद्यालय चलाने के लिए वो पुराने हेरिटेज पेड़ों को काट रहे हैं, काट काट के बेच रहे हैं। लाख मतलब ये 70-80 पेड़ों को उन्होंने काट के बेच दिया, और रोज बेच रहे हैं वो। यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो पहचान थी, ग्रीनरी, उसको खत्म कर रहे हैं। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक पूरी दुनिया में जो पहचान थी, उनकी जो नियम कायदे कानून पर चलने वाला, उसूलों पर चलने वाला, भीख से मांग कर बना हुआ ये विश्वविद्यालय, उसकी आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं। उनको हथौड़े से रोज पीट कर अपने पैरों से मचल रहे हैं कि ताकि ये विश्वविद्यालय नस्ते नाबूद हो जाए, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। उसके बाद अब तीसरी बात आते हैं, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता। ये एक अपराधी व्यक्ति हैं, और इनको ये 2016 में 2 पद पर आसीन थे। एक थे, पहले भी चिकित्सा अधीक्षक थे, और एक ब्लड बैंक के इंचार्ज थे। एक ब्लड बैंक के इंचार्ज थे और चिकित्सा अधीक्षक थे। ब्लड बैंक का इंचार्ज इनको किसी ने नहीं बनाया था, ये खुद जबरन, जैसे गुंडा जमीन कैप्चर कर लेता, ये अब विभागों को कैप्चर करता है यहाँ। और ब्लड बैंक में इंचार्ज जब ये बनाए गए थे, तो इन्होंने आईटी के बच्चों ने अपने मानवता का परिचय दिए हुए 653 यूनिट ब्लड, 653 इतने यूनिट ब्लड डोनेट किए थे कि इतनी जाने बचाई जाए हमारे खून देकर। उन्होंने उस खून को इन्होंने बेच लिया। ये खून के सौदागर है जी। और इसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने इनके विरुद्ध लिखना शुरू किया, उस पर जांच बैठी, और ये महाशय के और भी काले उससे चिट्ठे बाहर निकल आए। सबसे पहले तो इनको किसी ने अपॉइंट ही नहीं किया था। अपॉइंट ये किए भी नहीं जा सकते थे, इसलिए क्योंकि ये मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं, और पैथोलॉजी के प्रोफेसर ही सिर्फ इंचार्ज बन सकते हैं ब्लड बैंक के। तो ये इनका बनना ही, इसलिए जब उनसे अपॉइंटमेंट लेटर मांगा गया तो उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, यानी जबरन अनाधिकृत कब्जा था उसके ऊपर। उसके बाद ये क्या करते थे, ब्लड बेचते थे। दूसरा, इतने सम्मानित इंस्टीट्यूशन को बिना ब्लड बैंक के लाइसेंस के रन कर रहे थे। उसके बाद न सिर्फ ये बिना लाइसेंस के चला रहे थे, बल्कि इनके लाइसेंसिंग के लिए जिन पैथोलॉजी के प्रोफेसरों का नाम दिया था, उनसे अनुमति भी नहीं ली थी, यानी फ्रॉडगिरी किया था 420।
इन सब के लिए कमेटी बनी और ये सब अपराध इस पर साबित हुए और इनको दोषी ठहराकर इन पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की। लेकिन इनके ऊपर सिर्फ यही अनुशंसा के कार्रवाई हुई कि पद से हटा गया, यानी चिकित्सा अधीक्षक के पद से हट गए और ब्लड बैंक के इंचार्ज से हट गए। लेकिन इनको तो नौकरी से हटाना चाहिए और इस अपराध में इनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि किसी के खून को आपने बेचा है, सौदागर है आप, उनकी भावनाओं से खेला है आपने, इतने जानों को बचाने से आपने रोका। हो सकता है इसमें कईयों की जानें चली भी गई होगी। इस अपराध में इनको फिर कुछ नहीं हुआ, 6 महीना फिर रहे, फिर इनको फिर अपना ये जो पहले इनके पता नहीं कौन से गुण है, इनके क्या लेन देन का क्या सिस्टम है, जो भी रहा हो, फिर इमरजेंसी के इंचार्ज बन गए, क्योंकि वहां पैसों का लेन देन खरीद तो ज्यादा था। फिर वहां गए, इन्होंने वहां पे नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, फिर बवाल हो गए, फिर इनको बाहर जाना था लेकिन फिर बच गए। बचे नहीं बल्कि प्रमोशन पाए। उस समय कोविड आ गया था, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अब कोविड के नोडल ऑफिसर हो गए। इसलिए क्योंकि कोविड में अनअकाउंटेड मनी आ रहे थे, ग्लव्स, मास्क, रेमडेसिविर और इस तरह बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में कोई किसको क्या लगा कोई लेने देना वो बताने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। उसमें भी अनियमितता की उन्होंने, लेकिन इलाज नहीं मिलने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। लोग कूद कर अपनी जान बचाने, जब लग रहा है तो बिना इलाज नहीं मिलने से अस्पताल में जेल की तरह बंद होकर जान जाए, इससे चाहे कूद के जान बचा लो। उसमें अफरा तफरी मच गई तो फिर ये मीडिया में मामला आया, फिर ये इनको जेल जाना चाहिए था, नौकरी से हटाने जाने थे, लेकिन इसके बाद इनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मतलब हर बार जितनी बार भ्रष्टाचार करते गए उनको और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी, फिर चिकित्सा अधीक्षक बन गए। मुझे लगता है इस बार फिर से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, अब ये वाइस चांसलर बनने वाले हैं, लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। अब मुझे पता नहीं कि अगली बार सरकार इनको क्या बनाएगी या यहाँ के क्या होगा, लेकिन अभी तक के ट्रैक यही बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध के बाद प्रमोशन पाते हैं। और मेरे इतने कहने के बाद भी, इतने सबूतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जब फिर से बन गए तो इनको मैंने पहले हटवाया था, आपको बताया था कि जब पहले 16 में ये चिकित्सा अधीक्षक थे और ब्लड बैंक में इन्होंने गड़बड़ियां की थी, तो जो मैंने हटाया था अब उनका बदला मुझसे लेने के बदला आम मरीजों से लेने लगे। यानी हृदय विभाग को जो आवंटित 41 बेड, अब अभी जब बोले कि जब स्वास्थ्य क्रांति चल रही तो 1000 करोड़ जो मेडिकल इंस्टीट्यूट को दिया गया था, इसमें मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ नए भवन बनाए गए, क्योंकि ये जो सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट था ये प्रीवियसली नहीं था, नई सब्जेक्ट थी, तो नए और बेड की कमी हो रही थी, तो एडिशनल बेड क्रिएट हो उसके लिए अलग अस्पताल बने, वो भी हमारे आंदोलन की वजह से बने थे। इसमें 41 बेड होना तो ये चाहिए कि मेरे आंदोलन से पूरा का पूरा और 450 का अस्पताल मेरे को मिलना चाहिए। इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि हर तीसरा पेशेंट आज जो है व्यक्ति की मौत हृदय की बीमारियों से हो रहा है, और खास करके पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एरिया में तो यह और भी खतरनाक हो गया है। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ 2500 का अस्पताल है, उस हिसाब से 800 सवा 800 बेड होने चाहिए। मेरे को पहले से ही डिपार्टमेंट में 48 बेड्स थे, और ये जब बने पुराने बिल्डिंग में तो इनका कहना था कि 41 बेड जो एडिशनल आपको नए मकान में मिले हैं वो एडिशनल नहीं सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि 47 छोड़िए और 41 लीजिए। अब आप बताइए कोई मानसिक विकलांग आदमी ही ना ऐसा कह सकता है। जब मैं उस समय, जिस समय 47 बेड थे, उस समय एक महीने में 400 पेशेंट मेरे कार्डियोलॉजी में आते थे, आज रोज 400 पेशेंट आते हैं, यानी 25 to 30 टाइम्स जो है वो पेशेंट बढ़ गए, 25 से 50 गुना बढ़ा। इतने ज्यादा मरीज बढ़ने के बाद बेड इस अनुपात में बढ़ने चाहिए थे। कोविड के कारण हर तीसरा व्यक्ति मर रहा है, उस अनुपात में बढ़ने चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपको 47 नहीं और कम चाहिए, कह रहे हैं मानकों से भी ये ज्यादा है, आपको 41 बहुत ज्यादा है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ये अपराधी निजी अस्पतालों से मिला हुआ है, उसके साथ साठगांठ किया हुआ, इसलिए वो चाहता है कि सरकारी अस्पताल में मरीज ना भर्ती करके निजी अस्पताल में जाए। इनका होगा किसी से अपना फिक्स किया हुआ, ये तो नहीं पता कौन किसको इनको क्या दे रहा है, उसकी वजह से ये चाहता नहीं कि अस्पताल में भर्ती हो। जबकि जो चिकित्सा अधीक्षक है उसका काम क्या है, मरीजों को बेड मिला कि नहीं मिला, उनको इलाज मिली कि नहीं मिली, उनको दवाएं मिली कि नहीं मिली, उनको खाने के लिए मिला कि नहीं मिला, उनको स्ट्रेचर मिला कि नहीं मिला, उनका जल्दी से इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इस सब को छोड़कर खाली पैसे बनाने के चक्कर में लगा हुआ ये व्यक्ति। और उसके अलावा यहाँ पहले जमीनों पर मार्बल्स बिछे हुए थे और इन्होंने पैसे का दुरुपयोग करने के लिए उन मार्बल्स पर टाइल्स लगाना शुरू कर दिया, ग्रेनाइट लगाना शुरू कर दिया। आप बताइए दुनिया में कहीं सुना है कि मार्बल्स के ऊपर टाइल्स लगाई जाती है? ये घोर अपराध और पैसे का दुरुपयोग। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर गरीबों को कम पैसे में ज्यादा बेहतर जांचें मिला करती थी यहाँ पर,
वो जो सीसीआई लैब जो जांच उपलब्ध कराती थी उनको इन्होंने निजीकृत कर दिया। जिसको दिया वो एक पीओसीटी कंपनी है और वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उसमें टेंडरिंग रूल को फॉलो नहीं किया गया, सिंगल टेंडरिंग था। वन टाइम टेंडरिंग के बाद उसको बिना री एडवर्टीजमेंट के रेस्ट्रिक्टिव टेंडरिंग में दे दिया उसको। एक आदमी जो उनका दोस्त है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। और ये सब कुलपति महोदय के संरक्षण और दोनों के मिली भगत से हैंड इन ग्लव्स कहते हैं इसको, गलबहिया करके दोनों मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनको रूट से खत्म कर रहे हैं ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कमजोर लोगों को इंपावर करता हो, जो महामना के आदर्शों की धज्जियां उड़ा रहा है, बैठकर यहाँ उन्हीं के कुर्सी पर बैठकर धज्जियां उड़ा रहा है। उसी कुर्सी पर बैठ के राष्ट्रपति तक यहाँ बने हैं। यहाँ के लोग एक से एक शिक्षाविद, चिंतक, लेखक, वैज्ञानिक, हर पदों पर नेता, राजनेता, जज, वकील सब बने हैं। लेकिन आज उस विश्वविद्यालय की ये दुर्दशा कर दी है। तो मेरी अपील है इस देश के सभी नागरिकों से जो ये समझते हैं कि उनका देश और उस देश के कमजोर लोग मजबूत हों, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, वो सबों के लिए जो सबसे जरूरी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। उसकी लड़ाई आप शुरू करिए। और इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है, वो है सेल्फी विद द बेड, यानी कि बिस्तर के साथ सेल्फी लें और अपने सोशल मीडिया साइट पर डालें और उसको वायरल करें, सारे पोस्ट लिखें। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इस देश में जो बिस्तर की समस्या है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज को जाते हैं और मिलता नहीं, इसलिए आप निजी अस्पतालों में आपको जाना पड़ता है, तो अस्पताल के बिस्तर इतने बढ़ाए जाएं कि कोई भी गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय या कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल, सरकारी अस्पताल इलाज करने जाता है तो उसको तुरंत बेड मिले। और इसके लिए स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। ये एक मुहिम है। दूसरी मांग ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति जो है वो कानून का पालन करे। बीएचयू के जो लिखित कानून है, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस एंड इंस्टीट्यूट को फॉलो करे। कानून को पालन करते हुए जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक न सिर्फ अपराधी है बल्कि अपने मैक्सिमम कार्यावधि को भी पूरा कर चुका है, यानी कि वीसी का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है, डीन का ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल 3 साल का होता है, और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मेरा भी ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल जो है वो 3 साल का है। लेकिन ये व्यक्ति जो 3 साल का कार्यकाल 6 मई 2024 को पूरा कर चुके हैं, आज 16 दिन बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। ये सब हो रहा है उस विश्वविद्यालय में जो इस देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहां पर आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट कभी काम करना चाहते थे, उनको इस तरह से प्रधानमंत्री जी के ठीक उनके पैरों के नीचे, उनके बगल में, उनके संसदीय क्षेत्र में चिराग तले अंधेरे की तरह खत्म किया जा रहा है। और बार बार मैं अपने सांसद प्रधानमंत्री महोदय जी को ये चीजें बता रहा हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी 12 दिन से मैं आमरण अनशन पे हूँ, 2 बार इस बीच में बनारस आ चुके, लेकिन 5 मिनट मैंने मिलने का समय मांगा, उन्होंने 5 मिनट का समय मुझे नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, और मिले वो किन से मिले? उन्हीं लोगों से जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब चोर से अगर ये पूछने आप जाएंगे कि आप चोर हैं या नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? मैं चोर हूं, मुझ पर कार्रवाई की जाए। तो ये सच्चाई है। और मेरी जो पूरी लड़ाई है वो ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को बताने, क्योंकि अभी उनको चुनाव भी लड़ना है। अगर वो चुनाव में अगर जनता को उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ और इन दोनों के बचाने में रहे, तो हो सकता है कि अपना ही सीट गंवा दे। ऐसा बुरा दिन आए, इससे बेहतर है कि अभी जगह, अगली बार फिर आप आने वाले हैं। 5 मिनट का आपके माध्यम से मैं समय मांगता हूं, तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दें, मेरी भी सुने। और वो सिर्फ कहानियां सुनाएंगे और मैं सिर्फ प्रूफ दिखाऊंगा। उन प्रूफ को देखें। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सजा दीजिएगा, और अगर वो गलत हुए तो उनको जेल भेजिएगा। और अगर मैं गलत होता तो मैं सीधा एक प्रमाण बताता हूं कि इतने दिनों से आंदोलन कर लेना जहां मैं कर रहा हूं, क्या वो संभव है अगर मैं गलत होता तो? बस इतना ही आप समझ लीजिए, यही मेरा कहना है। जी, आपका कोई कांटेक्ट नंबर जो दर्शकों को आप देना चाहते हैं ताकि लोग आपसे जुड़ पाए? मेरा ट्विटर है @ओम नम्रता, OMNAMRATA, @OMNAMRATA। मेरे ट्विटर को फॉलो करें, अपने व्हाट्सएप
सोशल मीडिया साइट जो सेल्फी विद बेड को पूरा फ्लड कर दें कि सरकार चाहे पक्ष या विपक्ष जिसकी भी आए, कोई भी पार्टी, कोई भी जाति, कोई भी धर्म से ये मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इस देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी दूर करने का मुहिम है। ये आपका मुहिम है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, मुझे अपने लिए लड़ना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, इस गरीबी के ट्रैप से बाहर निकलना है, मुझे न सिर्फ मुझे मतलब ये पूरा समाज जो है एक व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार से बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं कि इसके विरुद्ध आप लड़ाई लड़े। इस धर्म, ये आपका धर्म है कि इसको पाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दे। अगर मेरे जैसा मैं कुर्बान कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी कुर्बान करें मेरे साथ चलकर इस देश में कदम से कदम मिलाकर। ये है असली देश के लिए कुर्बानी, देश के निर्माण के लिए कुर्बानी, अपने भविष्य के लिए कुर्बानी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुर्बानी और अपने आप के स्वास्थ्य जीवन जीने और बेहतर जिंदगी के लिए कुर्बानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम शंकर, लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार से सिर्फ मानव अधिकारों की मांग कर रहे हैं। प्रशासन भी खामोश है, सरकार भी खामोश है। आप सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि जन अधिकारों की हिफाजत की जा सके। जो जन विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, वो देश विरोधी नेता वही चुनिए जो आपके अधिकारों की हिफाजत करे। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।